पूरी हो जाएगी यदि आप लोग ने अपनी इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से भी अपने गठबंधन की ज्यादा से ज्यादा सीटों को जिता लेते हैं। इस उम्मीद के साथ ही हमने आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में या उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के हाथों में केंद्रित रही। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाए। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। जैसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आमजन इससे जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुलाने में लगे, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगाएं। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया। जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं गोपनीय शिलान्यास एवं अधपच्चे कार्यों का ही ज्यादातर उद्घाटन आदि करने में ही लगे रहे। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने देश की जनता के
खर्च और कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को या देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इन कार्यों के मामलों में इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही ईमानदार व गंभीर होते, तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो इनको ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी क्या इनके खाद चढ़े थे वे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनला सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल नाम चाह की ही खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान को इस सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही खासकर यह गन्ना किसानों का बकाया पड़ा इनकी पूरी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज्यादातर अभियान की सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई है। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी नई सरकार ने या खासकर गन्ना किसानों का हर मामले में व हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो आपका ये जो क्षेत्र है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिसको मेरी सरकार ने ही नया जिला बनाया, ये दिल्ली जो देश की राजधानी है इससे लगा हुआ क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की तरफ पूर्व में जो यहाँ सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र वर्तमान केंद्र की सरकार हो या पूर्व की केंद्र की सरकार हो, या उत्तर प्रदेश में अभी तक बीएसपी को छोड़कर जितने भी सरकारें रही हैं, तो उन्होंने आपके क्षेत्र को विकसित करने की तरफ कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली थी। यहाँ का बहुत बुरा हाल था और बड़े बड़े भू माफिया तो आपकी जो एक कीमती जमीन है तो उसको कोड़ियों के भाग लेकर तो यहाँ पर इस क्षेत्र को ये लोग नरक बनाना चाहते थे। लेकिन बीएसपी ने अपनी हुकूमत के दौरान आपके इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा आसपास का जो क्षेत्र है तो इसको डेवलप किया, मामले में डेवलप किया। और इतना ही नहीं, इसको डेवलप करने के लिए तो हमने इस क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला आप लोगों को दिया, जिसका नाम तो मानवता और इंसानियत के जो प्रतीक हैं तो गौतम बुद्ध के नाम से रखा। और यही नहीं, हमने आपके इस जिले को गौतम बुद्ध के नाम से बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी दी है, ये भी आप लोगों को भुलाना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम लोग दिल्ली नहीं पहुंचते हैं तो राजघाट पर तो दूसरे लोगों का ही कब्जा है। तो हमने सोचा कि जब तक यूपी में हमारी सरकार थी तो हमने सोचा कम से कम जमुना के किनारे, जमुना के उस पार दूसरे लोग हैं, जमुना के इस पार हम यदि दलित, पिछड़े
उचित मुआवजा देंगे ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इस प्रकार हमने तो समाज के हर वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा था। लेकिन अब केंद्र की जो वर्तमान सरकार है तो वो केवल समाज के हर वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का कोई खास ध्यान नहीं रख पा रही है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास में उत्थान आदि होने वाला नहीं है। बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य और विरोधी पार्टियों के लिए इन वर्गों के प्रति अभी तक की चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण को अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं। जिसके कारण अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार में भी अधिकार प्रभावहीन ही बना दिया गया है। जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसका काफी कुछ खुलासा सज्जन कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग अनसाई हो गया है। और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है तो उससे अपना पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और साथ ही इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक ही अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार ने बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी सरकार की खासकर सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी अपनी विपक्षी पार्टियों के खासकर प्रभावशाली लोगों को जबरन
में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा दे चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यह सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यह सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के कसम से प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही या खोखले साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की ये वायदा खिलाफी करने वाली सरकार को अब इस चुनाव में अपना कोई भी नया चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है, जो आज इन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। जबकि वास्तव में इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आज अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करने की बजाय इनको अपने पिछले चुनावी वायदों के संबंध में इनको अपने पिछले लोकसभा चुनावी वायदों के संबंध में अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ही जारी करनी चाहिए थी, तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब ये पार्टी फिर से नए तरीकों व हथकंडों के जरिए देश की जनता को छलने में लगी है, ठगने में लगी है। अर्थात आज इनका संकल्प पत्र के रूप में जारी किया गया चुनावी घोषणा पत्र फिर से हमें यहाँ एक छलावा ही नजर आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यह देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। तो वैसे भी
क्षेत्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की भी और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या जहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे वायदे के मुकाबले में यहाँ अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है, जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं कि किसी प्रकार की पूर्व में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर किस्म किस्म की नाटकबाजी की गई थी। हालांकि इस मामले में वे अन्य ऐसे और मामलों में भी अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने व अपनी सरकार की कमियों एवं विफलताओं पर पर्दा डालने की ही इनकी ये पूरी दिखावटी नाटकबाजी है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही गठबंधन के लोगों को क्या मैं ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि पूर्व की तरह इस चुनाव में भी यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट गिने अपनी यार दोस्त रिश्ते नातों व जात बिरादरी आदि के चक्कर में भी पड़कर इनको कतई भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, हमारे बने इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी अधिकांश लोकसभा की सीटों पर ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जिससे इनका कुछ वोट बढ़ जाए और फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को पहुंच जाए। इसे भी ध्यान में रखकर अब आप लोगों को खुद भी वे अपने क्षेत्र के लोगों को भी जरूर सावधान रखना है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियां बरतकर पहले इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। अर्थात पहले आप लोगों को श्री मोदी को केंद्र से भगाना है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश से श्री मोदी को भगाना, सत्ता से बाहर करना, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चलते खासकर इनके जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक पूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकार तानाशाही व अन्याय वाले राज से भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इनका घमंड चूर चूर हो सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है। और मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा व आरएलडी मिलकर ये चुनाव लड़ा है। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोगों को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट को तो जिताना ही है रिकॉर्ड वोटों के अंतर से, लेकिन इसके साथ साथ आपके अगल बगल में आपके रिश्ते नाते हैं। आपके नजदीक बुलंदशहर लोकसभा की सीट लगी है जो रिजर्व है, आपके बगल में कालेबाग लोकसभा की सीट लगी है। कालेबाग से गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अगल बगल की सीटों पर भी जहाँ जहाँ आपके रिश्ते नाते हैं तो उनके माध्यम से उनको भी जरूर जिताना है। आप लोगों को गठबंधन को जरूर कामयाब बनाना है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि फलाना सीट पर सपा का कैंडिडेट है, फलाना सीट पर बसपा का है, आरएलडी का है। आप लोग इसको भूल जाओ, ये सोचो कि हमें गठबंधन को कामयाब
शिकायत नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाए। और इस मामले में आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और खासकर आपके गौतम बुद्ध नगर जिले का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश के आम जन के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में खास ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। और इसके लिए अब आप लोगों को अपने इस बड़े गठबंधन के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और आपके अर्थात अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने आपकी इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से तो हमने पिछड़े वर्ग से, पूरे समाज से श्री सतवीर नागर को चुनाव के मैदान आप लोग, आपके सामने हमारा प्रत्याशी खड़ा है। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारी पार्टी में नौजवान हमारा कार्य करता है। किसी से इनका कोई द्वेष नहीं है, कोई गुटबाजी में नहीं है। पूरे समाज में सबको साथ में लेकर चलते हैं। दलितों, अकलियतों, अपर कास्ट सबको साथ में लेकर चलते हैं। बहुत शरीफ आदमी हैं, ईमानदार हैं, मिलनसार हैं, सामाजिक हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग बीएसपी के अपने इस नौजवान उम्मीदवार को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको रिकॉर्ड वोटों के अंतर से इसके साथ ही ये तो आप लोगों से वोट मांग ही रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से मैं गौतम बुद्ध नगर के जिले के लोगों से भी मैं पर्सनली आप लोगों से अपील कर रही हूँ क्योंकि ये जिला मेरे से भी जुड़ा हुआ है। ये जिला मेरे से भी जुड़ा हुआ है और आपके इस जिले में भागलपुर गाँव कोई ज्यादा दूर नहीं। और भागलपुर जो गाँव है इसी लोकसभा में आता है। मेरी आप लोगों से जो अपील है कि इस लोकसभा की सीट पर मैं सर्व समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि हमने हमारी पार्टी ने, गठबंधन ने श्री सतवीर नागर को तो चुनाव के मैदान में उतारा है, आप लोग इन्हें जिता रहे हैं। लेकिन ये मान के चलो ये तो चुनाव लड़े हैं, लेकिन यदि आप इस सीट को जिता लेते हैं, इनको नहीं बल्कि आप लोगों ने तो अपनी बहन को जिताया है। मेरा भी आप लोगों के ऊपर अधिकार है, तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग तो ये मानकर चलो हम इनको तो जिता ही रहे, ये मानकर चलो हम अपनी बहन जी को जिता रहे हैं। और यदि आप लोगों ने इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से और पूरे उत्तर प्रदेश के जो गठबंधन की हमारी अन्य सीटें हैं, उन सीटों पर यदि हमारी पार्टी का अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो फिर हमें केंद्र में कोई सरकार बनाने से